क्या ऐसा तो नहीं है कि हम सामाजिक रूप से टुकड़े टुकड़े में बटे हैं? हम अलग अलग पार्टी चला रहे हैं लेकिन सामाजिक कॉमन मुद्दे पे भी एकजुट नहीं हो रहे हैं। इस तरह की राजनीति से किसी को क्या हासिल हो जाने वाला है? ये तमाम बहुजन समाज की पार्टियां आखिर मिनिमम कॉमन एजेंडा बनाकर इनको कॉमन मुद्दों पर एकजुट आने में क्या तकलीफ है? जय भीम, जय भारत, जोहार साथियों। आज आपके सामने आकर बड़ा अच्छा लग रहा है। कुछ बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिस पे बात करनी थी। द्रौपदी मुर्मू जी दिल्ली के एक मंदिर में जाती हैं और उस मंदिर में लकड़ी का एक बैरिकेड आगे डला हुआ, उसके वो पीछे खड़ी हैं। पुजारी लोग मंदिर के अंदर हैं। एक और फोटो डला हुआ उसी दिन का जिसमें देश के रेल मंत्रालय के मंत्री अश्विनी जी वो उसके अंदर खड़े हुए हैं। तो ऐसा क्यों? इसी तरह की सूचनाएं पहले भी मिली थी जब पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी जगन्नाथपुरी या पुष्कर के मंदिर गए तो उनको मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि मंदिर में जाने पर अगर दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का अपमान होता है तो फिर अपमान कराने के लिए वो क्यों जाते हैं? आम व्यक्ति है, मजदूर है, किसान है तो भी उसी तरह का अपमान, और राष्ट्रपति बन जाए तो भी उसी तरह का अपमान। आज हम देख रहे हैं चाहे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के परपौत्र प्रकाश अम्बेडकर हो, चाहे बहन मायावती जी हो, चाहे साउथ के बीसी के पार्टी के त्रिमावम जी हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे अखिलेश यादव हो, या इस तरह के नीतीश जी सहित, स्टालिन जी सहित जितने भी बहुजन समाज के नेता हैं, मैं उन सबसे एक सवाल करना चाहता हूं। इस समाज का एक जिम्मेदार सिपाही होने के नाते, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का एक सिपाही होने के नाते, कि हमारे इतने सारे नेता होने के बावजूद और जनसंख्या में 88% होने के बावजूद हमारे लोगों के हक अधिकार के मुद्दे अभी भी पीछे क्यों हैं? अभी भी हमारी कोई सरकार अगर SC ST या OBC का रिजर्वेशन उनकी संख्या के अनुरूप बढ़ाने का प्रस्ताव कैबिनेट में पास करती है और विधानसभाओं में पास करती है और उसके बाद राज्यपाल उसको रोक के बैठ जाते हैं, तो देश में राज्यपालों के अंदर इतनी हिम्मत अगर आ रही है तो कहां से आ रही है कि वो देश के संविधान के खिलाफ जाके अपनी मनमर्जी से किसी चीज को कैसे रोक सकते हैं? क्या ऐसा तो नहीं है कि हम सामाजिक रूप से टुकड़े टुकड़े में बटे हैं? हम अलग अलग पार्टी चला रहे हैं लेकिन सामाजिक कॉमन मुद्दे पे भी एकजुट नहीं हो रहे हैं। इस तरह की राजनीति से किसी को क्या हासिल हो जाने वाला है? ये तमाम बहुजन समाज की पार्टियां आखिर मिनिमम कॉमन एजेंडा बनाकर इनको कॉमन मुद्दों पर एकजुट आने में क्या तकलीफ है? क्या प्रॉब्लम है? ये कैसी राजनीति जो समाज को कमजोर होता देखकर समाज पे वोट पर होने वाले उत्पीड़न के खिलाफ भी एकजुट होकर मजबूती से लड़ नहीं सकते? ऐसी राजनीति करने का फायदा क्या है? मुझे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की वो बात याद आती है जब वो कहते हैं कि ये मैं संसद और विधानसभाओं में राजनीति में प्रतिनिधित्व दे रहा हूं, सरकारी नौकरियों में जज, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट सहित तमाम नौकरियों में ऊंचे ऊंचे पद पर जाने का प्रतिनिधित्व दे रहा हूं, तो अकेला मैं अगर ये हजारों साल की गुलामी तोड़ने में कामयाब हुआ तो जिस दिन हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग जब विभिन्न ऊंचे ऊंचे पदों पर जाएंगे या राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा के अंदर हमारे लोग जो जाएंगे वो समाज की आवाज बनेंगे। जब वो सारे मिलकर समाज की इस अधिकार की लड़ाई को लड़ेंगे तो समाज को अधिकार सुनिश्चित हो जाएंगे, उनकी रक्षा हो पाएगी, कोई उनको वायलेट नहीं कर पाएगा, कोई हमारे अधिकार को छीन नहीं पाएगा। तो फिर इतने सारे सांसद होने के बावजूद, सैकड़ों सांसद, हजारों विधायक और लाखों ऑफिसर होने के बावजूद भी हमारे समाज के ऊपर होने वाले जुल्म का खत्म क्यों नहीं हो पा रहा है? वो जुल्म खत्म क्यों नहीं हो पा रहे हैं? कभी 1975 में ट्राइबल सब प्लान बना, 1979 में शेड्यूल कास्ट कंपोनेंट प्लान बना, उसके बावजूद सरकारों की इतनी हिम्मत क्यों है कि इन वर्गों का वोट लेने के बावजूद उनको स्पेशल कंपोनेंट प्लान फंड के हिसाब से उनको प्लान फंड में एलोकेशन नहीं होता, और अगर होता है तो जो नॉन डाइवर्टेबल और नॉन लैप्सेबल होने के बावजूद वो लैप्स कैसे हो जाता है, डाइवर्ट कैसे हो जाता है?
उस पर सरकारें संवैधानिक जिम्मेदारी से कैसे बच जाती हैं, और बचने के बाद हमारे सांसद, विधायक, मंत्री क्या करते हैं? क्या उनको इन सारे मुद्दों पर मिलके आवाज नहीं उठानी चाहिए? तो आज आपके बीच आने का मुख्य कारण यही है कि हम लोग, चाहे हमारे लोग किसी भी पार्टी में हो, लेकिन क्या सामाजिक मुद्दों पर, कॉमन मुद्दों पर क्या वो सारे मिलके आवाज नहीं उठा सकते? आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है? 49.5% सीटें रिजर्व SC ST OBC के लिए हैं, बाकी 50.5% वो उसे जनरल कैटेगरी ना कहें बल्कि सीधा लिखें ये केवल स्वर्ण जातियों के लिए रिजर्व है, ऐसा कहें ना। ऐसे कहने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाते? तो ये इस तरीके से धोखा हमारे लोगों के साथ हो रहा है। तो मैंने सोचा आज आप सबके साथ बात करूं और आज यही से एक एजेंडा हम लोग सेट करें और पूरे देश में एक अभियान चलाकर पूरे बहुजन पार्टियों को, दलित, पिछड़े, आदिवासियों को, उनके नेताओं को कम से कम इस बात के लिए हम लोग बाध्य करें कि सामाजिक मुद्दों पर आपके अंदर एकजुटता क्यों नहीं? सामाजिक मुद्दों को आप मिलकर क्यों नहीं उठा सकते? आपको क्या प्रॉब्लम है? कौन सी राजनीति इसके आड़े आती है? और अगर वो इसके लिए राजी नहीं है, अगर वो हमारे लोगों के साथ इसी तरह उत्पीड़न होते देखते रहना चाहते हैं, अगर हमारे फंड को इसी तरह डाइवर्ट होता रहे और वो चुप्पी साधे रहेंगे, तो इसके खिलाफ तो हमें बोलना पड़ेगा। तो एक मुहिम की शुरुआत हम लोग आज कर रहे हैं मिशन जय भीम के माध्यम से। हम तमाम बहुजन पार्टियों से, तमाम बहुजन नेताओं से, चाहे वो किसी भी पार्टी में क्यों ना हो, हम लोग उनसे संपर्क करेंगे और उनसे हमारी ये डिमांड रहेगी कि आप सामाजिक मुद्दों पे एकजुटता दिखाइए, आप उनकी सच्ची नुमाइंदगी कीजिए, उनको रिप्रेजेंट कीजिए और आप उनके मुद्दों पर ईमानदारी के साथ सामने आइए, वरना आप समाज के साथ धोखे करने वाले लोगों में आपकी गिनती होगी और ये समाज आपको माफ नहीं करेगा। मैं चाहता हूँ उपरोक्त मुद्दे पर आप चाहें तो सवाल कर सकते हैं। तो सर, समस्या तो हर कोई जानता है, समाधान भी जानता है कि सब लोग इकट्ठे आ जाएंगे तो हल हो जाएगा, लेकिन ये हो क्यों नहीं पा रहा है? होगा कैसे? मुझे लगता है कि समाज को नेताओं के हिसाब से नहीं बंटना चाहिए। समाज को सामाजिक मुद्दे पर मिलके नेताओं को प्रेशराइज करना चाहिए कि आप इन मुद्दों पे या तो समाज साथ आए, और जो राजनेता सामाजिक मुद्दों पे एक साथ आने को तैयार नहीं है उसको बायकॉट करना चाहिए समाज को। फिर तो नेताओं की बजाय जो समाज है उसके बीच में जाके काम करना ज्यादा जरूरी है। निश्चित तौर पे समाज के साथ सामने जाके काम करना पड़ेगा और हमने संकल्प किया है पूरे देश में जाकर, इस पूरे बहुजन समाज के बीच जाके हम लोग काम करेंगे, गांव-गांव में नुक्कड़ मीटिंगें लेंगे और पूरे समाज को एकजुट करके इसके लिए तैयार करेंगे कि आपको अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि हमारे रिप्रेजेंटेटिव हमारे ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो हमारी आवाज संसद और विधानसभा में नहीं बन पा रहे हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए समाज को जागरूक करके इतना मजबूती से एकजुट करना पड़ेगा ताकि हमारे राजनेता मजबूर हो जाएं। तो योजना क्या है आपकी? कब से शुरू कर रहे हैं और क्या क्या करेंगे? शुरू हम कर चुके हैं, आपके माध्यम से सिर्फ आज जानकारी दे रहे हैं ताकि उन सब नेताओं के कानों तक ये बात पहुंच जाए, सारे बहुजन चैनल के माध्यम से ये बात पहुंच जाए कि अब या तो आप लोग सामाजिक मुद्दों पे एकजुटता दिखाने के लिए तैयार हुई है, या तो समाज की आप वास्तविक आवाज बनिए, वरना आप संसद और विधानसभाओं से रिजाइन कीजिए। भविष्य में अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आपको उनकी आवाज बनना पड़ेगा, और जो उनकी आवाज बनने को तैयार नहीं है, जो उनके मुद्दों को उठाने को तैयार नहीं है, जो समाजद्रोही बनना चाहते हैं, अब उनको आइडेंटिफाई करके एक्सपोज करेंगे और समाज के सामने उनका चेहरा ओपन करेंगे। गठबंधन पर क्या राय है आपको? देखिए, ये मेरा स्पष्ट मत है, पूरे देश का वो पॉलिटिकल पार्टी और वो नेता जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए संविधान में आस्था रखते हैं, जो देश की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखना चाहते हैं, जो देश के सार्वजनिक उपक्रम जिस तरह बेचे जा रहे हैं और जिस तरह देश के अंदर नफरत का वातावरण पैदा किया जा रहा है, जिस तरह धर्म के नाम पे उन्माद बढ़ाया जा रहा है, जिस तरह जातिगत उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही है और उस पर राजनीतिक चुप्पी है, ऐसे में इस संविधान की रक्षा के लिए और देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए विपक्ष को एकजुट होना ही पड़ेगा, और उस विपक्ष की एकजुटता में भी दलित, पिछड़े, आदिवासियों की हिस्सेदारी सुनिश्चित करनी होगी। इसमें बाधा बनेगा, इस एकजुटता में जो बाधा बनेगा उसको एक्सपोज किया जाएगा, और ऐसे लोगों को जनता के सामने एक्सपोज करके ऐसे लोगों की दुकानदारी को बंद करना पड़ेगा। सर, विपक्षी एकता की बात हुई तो कर्नाटक में बीएसपी को इनवाइट नहीं किया गया शपथ ग्रहण समारोह में। पटना में पिछड़ों के हाथ में है, नीतीश कुमार लीड कर रहे थे, तेजस्वी लीड कर रहे थे, वहाँ भी बीएसपी को बुलाया। मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ सारे विपक्ष को, इन विपक्षी पार्टियों को देश के
जितनी भी पार्टी है, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो बहुजन अगाड़ी हो, चाहे वो भीम आर्मी हो, चाहे दूसरी इनकी पार्टियां जितनी बनी हैं, इन सब को भी एकजुट करने की जरूरत है। क्योंकि यहां अगर आप भागीदारी सुनिश्चित अपने अंदर भी नहीं करते एससी और एसटी की, तो भी एकजुटता किसी काम की नहीं रहेगी। फिर समाज के साथ, देश के साथ धोखा हो जाएगा। संविधान की सुरक्षा और देश के लोकतंत्र की सुरक्षा तभी सुनिश्चित होगी जब दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग और माइनॉरिटीज के भी हक अधिकार को सुरक्षित करने के लिए सभी पार्टी अपने एजेंडे में सामाजिक न्याय को शामिल करेंगी। जो राजनीतिक पार्टी सामाजिक न्याय के एजेंडे को अपने घोषणा पत्र में शामिल, अपने एजेंडे में शामिल नहीं करती हैं, ऐसी पार्टियों को भी समय आने पर अब एक्सपोज करके ऐसे लोगों से दूरी बनाने का समय आ गया है। क्या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ये दोनों कम्युनिटी सबसे ज़्यादा विक्टिमाइज सोसाइटी है, क्या इनको भी एक अपना, जो तमाम शेड्यूल कास्ट लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, उनको एक अपना फ्रंट बनाना चाहिए? चाहे निश्चित तौर पे बनाना चाहिए। अगर ये राजनीतिक पार्टियों की एकता सुनिश्चित करनी है और सुनिश्चित होने में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करनी है, तो देश की जो दलित, आदिवासी पार्टियां हैं, जिनका सबसे ज्यादा शोषण होता है, जिनकी सबसे ज्यादा हकमारी होती है और जितना प्राइवेटाइजेशन का जितना नुकसान उनको झेलना पड़ रहा है, मुझे लगता है उसमें उनका एजेंडा बेस्ड एकजुटता उनकी भी होना बेहद जरूरी है। और उसमें जो बाधा बनेंगे उनको भी एक्सपोज करना होगा। यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि देश को अगर बचाना है, देश के प्रजातंत्र को बचाना है, तो हमें सारे मुद्दों पर और खास तौर पर दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक लोगों के हक अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए ये एकजुटता बहुत जरूरी है। और संविधान बचेगा तो देश का लोकतंत्र बचेगा, लोकतंत्र बचेगा तो ये सारी पॉलिटिकल पार्टी बचेंगी, वरना शायद भविष्य में चुनाव भी ना हो। शुक्रिया। जय भीम।